अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती हैं। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे ज़मीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सबसे कि क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। नाजरीन, सोशल मीडिया जहां कभी दोस्तों की तस्वीरें, खबरों के तबसरे और तफरीही वीडियोस नजर आती थी, अब वही प्लेटफॉर्म्स गैर कानूनी धंधों का गढ़ बनते जा रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ राबिते के लिए नहीं बल्कि स्मगल शुदा अशिया के फरोख्त के लिए भी किया जा रहा है, वो भी खुलेआम। सोशल मीडिया की इजाद से जहां जिंदगी आसान हो गई, जहां मालूमात की फराहमी आसान तर हो गया, जिससे दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, आज वही सोशल मीडिया आम अवाम के लिए, समाजी राब्तों के लिए खतरा बनता जा रहा है। ऐसा क्या है सोशल मीडिया पर जो आम अवाम के लिए खतरा या सवालिया निशान बन रहा है? आज वालिदैन भी परेशान हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे भी, कि आखिर इस उभरते हुए खतरे से कैसे बचा जाए। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर खुलेआम नशा आवर अद्वियात की मार्केटिंग की जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर में सबसे अहम जरिया है अपनी अशिया को फिरोख्त करने का, क्योंकि ना तो इस पर आपके पैसे लगते हैं और आम सार्फिन तक निहायत मौसर तरीके से आपका मैसेज पहुंच सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज स्मगलर्स और नशा आवर अशिया को फिरोख्त करने वाले अफराद इन प्लेटफॉर्म्स को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाई ठीक ठाक हो? ये देखो मेरे प्यारे भाई, नोट की क्वालिटी देखो, बकाया बात को छोड़ो मेरे भाई। ये देखो मेरे भाई, क्वालिटी चेक कर लो नोट की, हर किस्म की। ये इसमें लाइन वगैरह भी मेरे भाई देखो, जो तार डाली उसके ऊपर भी 1000 लिखा हुआ है। ये देखो सब कुछ मेरे भाई इसमें नजर आएगा। ये देखो, इसको देखो रोशनी में करके दिखा रहा हूँ मेरे भाई आपको, कैद आजम बीच में देखो, ऐसे पता ओरिजिनल नजर आ गया मेरे भाई। किसी के बाप को नहीं पता चलेगा ये कॉपी है ये ओरिजिनल है। ये मैं सिर्फ आपके कहने पे भाईजान मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ एक नोट की, कि आपको मेरे भी पता चल जाए 1000 रुपये का किस तरह का नोट है। तो ये देखो मेरे भाई, इस तरह की सारी कॉपी आपको मिलेगी, ठीक है। ये नोट की क्वालिटी देखो हर किस्म की। ये देखो मेरे भाई, इसमें ये आप देखो, किसी को बाप को नहीं पता चले ये कॉपी ये ओरिजिनल है। देखो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर नामनासिब मवाद की फराहमी और वक्त का ज़िया एक अपनी जगह मसला है, लेकिन अब संगीन मसला सबसे बड़ा ये है कि स्मगलर्स नशा आवर अद्वियात की मार्केटिंग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, जिससे ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसे नेटवर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नजरों से कैसे बच निकलते हैं और ये धंधा इस कदर बेखौफी से कैसे जारी है? क्या वाकई पाकिस्तान में सोशल मीडिया इतना गैर महफूज है कि जराइम पेशा अनासिर वहां दिन दनाते फिरते हैं? पहले भी देखा गया कि सोशल मीडिया के जरिए बच्चों की स्मगलिंग से लेकर जाली दस्तावेजात के फरोख्त तक हो चुकी है, मगर अब मनशियात और असलहा जैसे हथियार भी सोशल मीडिया से बेचे जा रही हैं। तो हम कहां खड़े हैं? क्या ये वही सोशल मीडिया है जिस पर बज़ाहिर सख्त पॉलिसीज लागू होने का दावा किया जाता है? और अगर ऐसा है तो मुतल्लिका इदारे खामोश क्यों हैं? फेसबुक पर स्मगलर्स की जानिब से सोशल मीडिया पर नशावर अद्वियात, नकली करेंसी नोट और असले की मार्केटिंग का इंकशाफ हुआ है। जहां पर ये स्मगलर्स अपनी एड्स चलाते हैं, वहीं धड़ल्ले से व्हाट्सएप के नंबर्स भी देते हैं ताकि फौरी तौर पर इनसे बराह रास्त रब्ता किया जा सके और ट्रैकिंग से भी बच सके। 1 लाख रुपए के नकली नोटों के एवज सिर्फ 20,000 रुपए का मुतालबा करते हैं। इसके साथ साथ वो एडवांस लेने के लिए अपने जायज़ कैश या इजी पैसा के अकाउंट नंबर्स भी फराहम करते हैं। इतनी वाज़ेह तरीके से सोशल मीडिया पर असला, चर्स, अफीम, गांजा और इसके साथ साथ नकली नोटों की फराहमी, अफराते ज़र, कानून शिकनी और इसके साथ साथ संगीन नौइयत के जराइम का मुर्तकिब होने के लिए अवाम को दावत दे रही है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्मगलर्स एड्स चलाते हैं जहां गैर कानूनी नोट और इसके साथ साथ गैर कानूनी असला और नशावर अद्वियात की फराहमी के लिए ये स्मगलर्स एड्स चलाते हैं और 20,000 रुपए के एवज 1 लाख रुपए के नकली करेंसी नोट फराहम करते हैं। दावा ये भी करते हैं कि ये नोट बैंक के अलावा पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। साथ साथ इन नोटों की लेजर पास होने का भी दावा किया जाता है। गैर कानूनी असला और साथ में नशावर अद्वियात की फराहमी और साथ साथ होम डिलीवरी का भी दावा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद जैसी सेफ सिटी के अंदर इस किस्म की अशिया की होम डिलीवरी और वो भी सरेआम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। FIA की जानिब से अब तक ऐसे किसी भी केस का सामना नहीं किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दावा है कि वो हर किस्म के सिक्योरिटी चेक फराहम करते हैं, लेकिन इस किस्म के स्मगलर्स उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड से कैसे बच जाते हैं, ये एक सवालिया निशान है। इसके साथ साथ FIA की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस किस्म के स्मगलर्स को अज खुद नोटिस लेकर पकड़ें। सवाल ये है कि इस किस्म के नशावर अद्वियात को फरोख्त करने वाले हज़रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कम्युनिटी स्टैंडर्ड से कैसे बच जाते हैं। FIA का साइबर क्राइम विंग भी इनके ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं देता। कानून नाफिज करने वाले इदारों को फिलफौर ऐसे जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हमारे आने वाले मुस्तकबिल यानी कि नौजवान महफूज रह सकें। नाजरीन, मनशियात, नकली करेंसी और गैर कानूनी असलहे की आसान दस्तयाबी सिर्फ जराइम को फरोग नहीं देती बल्कि समाजी बिगाड़, महंगाई, अफरात ज़र और नौजवान नस्ल की तबाही का भी सबब बन सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या FIA को नए सिरे से अपनी सोशल मीडिया निगरानी की हिकमत अमली तरतीब नहीं देनी चाहिए? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज जारी रखने के लिए बाकायदा निगरानी के ज़वाबित पर अमल नहीं करना चाहिए? क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इतने बेबस हो गई हैं कि सोशल मीडिया पर बैठे मुजरिम उनके सामने दिनदनाते फिरते हैं? अगर आज हमने इस खतरनाक रुझान को ना रोका तो कल यही सोशल मीडिया हमारी गलियों में जुर्म का रास्ता बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि मुतल्लिका इदारे इन संगीन मामलात पर ना सिर्फ फौरी कार्रवाई करें बल्कि सोशल मीडिया को जराइम से पाक करने के लिए ठोस पॉलिसीज भी वज़ा करें, क्योंकि अगर मुजरिम ऑनलाइन आज़ाद हैं तो हम सब गैर महफूज हैं। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी। नाजरीन, कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही होता है। जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो ज़बानें गुंग हो जाती हैं और कानून की आंखों में सवाल उतर आते हैं। एक ऐसा जुर्म जो ना सिर्फ जिस्म को जला गया बल्कि इंसाफ, कानून और इंसानियत के माथे पर जलता हुआ सवालिया निशान छोड़ गया। जी हाँ, ये कहानी है मुल्तान के खामोश कब्रिस्तान में होने वाले जिंदा जलाए जाने के लर्जा खेज वाक़ये की। एक ऐसा अलमिया जिसकी राख में कई अनकहे सच दफन थे। शहर ओलिया मुल्तान के थाना लोहारी गेट की हदूद में अंधे कत्ल की एक ऐसी लर्जा खेज वारदात सामने आई है जिसने न सिर्फ अवाम को हिला के रख दिया है बल्कि इदारों और पुलिस को भी आजमाइश में डाल दिया है। ये एक ऐसी कत्ल की वारदात थी जिसका ना कोई गवाह था ना कोई सबूत। पुलिस के लिए भी ये एक आजमाइश थी कि एक लोहारी गेट के इलाके में मछली मंडी के करीब कब्रिस्तान में रात की तरीकी में जहां सिर्फ खामोशी बसेरा करती है, वहीं पे नामालूम मुल्ज़मान ने शकील नामी शहरी को पेट्रोल चढ़ाकर जला दिया। मकामी लोगों, रेस्क्यू टीम्स और पुलिस ने आग बुझाने के बाद ज़ख्मी शकील को निश्तर हॉस्पिटल के बर्न यूनिट में मुंतकिल किया, लेकिन चंद घंटों के बाद शकील ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बाक हो गया। पुलिस ने इस केस को किस तरह ट्रेस किया, मुल्ज़मान को कैसे गिरफ़्तार किया और मुल्ज़मान ने गिरफ़्तार होने के बाद क्या इंकशाफात किए, जानेंगे आज की इस स्टोरी में। जी बिल्कुल, मुल्तान में लोहारी गेट थाना के इलाके में मछली मंडी के करीब एक शख्स को माज इसलिए बेदर्दी के साथ पेट्रोल चढ़ाकर आग लगाकर कत्ल कर दिया कि वो पुलिस को मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ जो है वो मुखबिर करता था। मंशियात फ़रोशों ने
उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। और ये एक ब्लाइंड मर्डर का केस था। इस पे लोहारी गेट पुलिस ने फौरी एक्शन करते हुए ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया, मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ तफ्तीश का अमल जारी है। हमारे साथ SHO लोहारी गेट शहबाज साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह उनको इतला मिली, मौके को उन्होंने चेक किया और किस तरह मुलजमान को ट्रेस किया गया। जी सर बताइएगा, ये एक अंधा कत्ल था, आपने इसको किस तरह ट्रेस किया? ये शकील ख़ान जो था बुदला के रिहायशी था और इसने कब्रिस्तान में ये आइस वगैरह और ये भी ड्रग्स का यूज़र था। उसमें अंसर जो कातिल था उसको शक था कि ये पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आज तक ना वो हमारे सामने है, ना ही कभी उसने हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी। तो शायद उसको शक होगा तो उसने उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसको आग लगा दी, जो कि बाद बर्न यूनिट में जाकर दम तोड़ गया। तकरीबन ये एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। किसी को, हालांकि जब हमने बयान नज़ा उससे जाके लिया, उस वक्त वो होश में था, तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं है कि किसने आग लगाई, लेकिन इसके बावजूद हमने ये अपनी ट्रेसिंग का सिलसिला जारी रखा, जियो फेंसिंग करवाई। उसके अलावा जो है हमने तकरीबन 200+ लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेट किया। इसमें हमारे जनाब वर्ती CPO साहब, SSP ऑपरेशन साहब, SP सिटी डिवीज़न साहब और जनाब DSP दिल्ली गेट मौका पर आए। उन्होंने हमारी भरपूर मुआवनत की, तमाम तर टेक्नोलॉजी फराम की और हमने ओरिजिनल कातिल जो है इसको शनाख्त किया और इसको जुडिशल करवाया। जी बिल्कुल, जैसे कि SHO लोहारी गेट साहब का कहना है कि इस केस में उन्होंने 200 अफराद को शामिल तफ्तीश किया है। उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने असल कातिल तक वो पहुँचे हैं। कातिल जो है इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उसको खिलाफ मजीद जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। मुल्तान जैसे तारीखी, मजहबी और सकाफती शहर में एक ऐसा वहशियाना वाकया जहां एक इंसान को जिंदा जला दिया गया। सवाल यह है कि आखिर ये दरिंदगी, ये सफाकी, ये संगदिली कहाँ से जन्म लेती है? क्या हमारे मुआशरे का ज़मीर मर चुका है? आखिर वो कौन सी नफरत है जो इंसान को इंसान का खून बहाने पर मजबूर कर देती है? और अगर सिर्फ 70 रुपए का पेट्रोल किसी की जिंदगी बुझा सकता है तो हम किस समझ जा रहे हैं? ये सोचने का वक्त है, सिर्फ रोने का नहीं। जी, मुल्तान शहर में कत्ल की वाक़यात में रोज़ बरोज़ जो है इजाफा होता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? ख़ास तौर पे अंदरनाक वाक़यात जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कानूनी माहिर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इसकी क्या वजह है कि आए रोज़ ऐसे वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है और इनकी हौसला शिकनी के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए। जी सर बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। एक तो ये है कि जो हमारे दरमियान में अदम बर्दाश्त है, अदम बर्दाश्त की वजह से हम छोटी छोटी बातों को मामूल से हट कर और उसको बढ़ा कर हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे काम बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। अब पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ है जिसमें कत्ल हुआ और उसको जलाया गया, तो ये भी इंतहाई अदम बर्दाश्त की वजह से किया गया, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बंदा अपनी जान से गया। इसमें जदीद तरीके आजकल तो इस्तेमाल किए जाते हैं, तफ्शीश भी की जाती है, बंदे भी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन आगे जो तफ्शीश होती है वो नाकस की जाती है और उसको पूरा तरीके से नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से मुलजमान को फ़ायदा होता है और वो दोबारा अपने जाके फिर वही काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में यही है कि इसको तफ्शीश को पूरे तरीके से करना चाहिए। मुद्दईयान को चाहिए कि वो पूरे तरीके से अपना केस को हेड करें और उसको पूरे को प्रोसीड करें और ताकि इनको सज़ा दिलवाई जा सके और मुल्क से, पाकिस्तान से और यानी कि इसको नासूर जो है ये ख़त्म किया जा सके और इनको सख्त से सख्त सज़ाएं दिलवानी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि कानूनी महर की बात आपने सुनी है, उनका यही कहना है कि पुलिस ने जिस तरह इस अंधे कत्ल को ट्रेस किया है, आगे जो तफ्तीश का अमल है उसको भी सख्त बनाएं। ख़ास तौर पे जो मुद्दई हैं वो भी केस की मुकम्मल पैरवी करें ताकि ये जो मुलजिम हैं, मुजरिम हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात जो हैं वो ख़त्म हो सकें। उसमें जो ब्लाइंड मर्डर ट्रेस हुआ है मोस्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड हुआ है, क्योंकि हमारी एक्सेस और नेटवर्क अच्छा था SHO का वहाँ पे। और उसमें ये है कि इनिशली ब्लाइंड इस तरह था कि एक हमें लाश मिली जिसको जो झुलसी हुई थी, बिल्कुल उसको आग लगी हुई थी, कोई वेपन ऑफ ऑफेंस था नहीं उसके ऊपर और कोई अपेरेंटली किसी का मोटिव भी नहीं था कत्ल करने का। तो शायद ये फील हुआ कि हादसाती तौर पे किसी को आग लग गई और डेथ होगी। उसमें फिर इन्फॉर्मेशन पे जब काम किया और उस पर CCTV कैमरास पे और डाटा पे, तो उससे फिर हमें आइडिया हुआ कि ये प्लान्ड मर्डर किया गया है। फिर उस पर जब मज़ीद वर्किंग की तो फिर उसके पीछे एक मंशियात एडिक्ट पर्सन था कि जिसका रोल था इसके अंदर,
उसने इसके ऊपर पेट्रोल छिड़क के तो इसको आग लगाई थी। फिर उस बंदे को हमने थ्रू कैमराज ट्रेस करके उसको गिरफ़्तार किया। उसने दौरान तफ्तीश ये इतराफ़ किया है कि उसको ये अप्रीहेंशन या इन्फॉर्मेशन थी कि ये इस बंदे ने उसके ख़िलाफ़ पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन दी है, जबकि ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को ना तो दी थी, ना ये कोई पुलिस इन्फॉर्मर था, लेकिन इसके बारे में किसी तरह से कोई गलत फहमी उसके जहन में थी जो कातिल है। तो फिर कातिल को इस मोटिवेशन की बेसिस पे उसने ये मर्डर किया। इस केस ने ये बात साबित की है कि जज्बात में किए गए हर फैसले का अंजाम खतरनाक होता है। पुलिस ने बगैर किसी गवाह और सुराग के अंधे कत्ल को ट्रेस करके ये साबित किया है कि मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, जुर्म की आंखें बंद नहीं होती। हर जुर्म निशान छोड़ता है और पकड़ा जाता है। देखना यह है कि बेगुनाह शकील के कत्ल में गिरफ्तार कातिल को क्या सजा दी जाती है। नाजरीन, एक मजलूम को जिंदा जलाने वाला कानून के शिकंजे में आ चुका है, मगर सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कातिल पकड़ा गया। सवाल यह है कि ऐसे कातिल पैदा क्यों हो रहे हैं? क्या ये एक इनफरादी जुनून था या एक इज्तिमाई नाकामी थी? अगर सिर्फ 70 रुपए में एक इंसान की जान चली जाए तो मुआशरा अपना आईना खुद टूटा हुआ मान ले। पुलिस ने तो शानदार कारकर्दगी दिखाई, मगर क्या हमारे तालीमी इदारे, हमारे वालिदैन और हमारा अदालती निज़ाम भी इतना ही चौकस है? क्या हमारे नौजवान नफरत, गुस्से और इंतकाम का ईंधन बनते रहेंगे, या हम कभी उनके हाथों में किताबें दे पाएंगे, बोतलें नहीं? ये कत्ल था, मगर पैगाम एक नहीं कई छोड़ गया। ये सिर्फ शकील अहमद की कहानी नहीं, ये हर उस शख्स की कहानी है जो इंसाफ के ख्वाब देखता है। नाजरीन, कहते हैं इंतकाम अंधा होता है, लेकिन जब ये अंधापन इंसानियत की आखिरी लकीर भी रोन दे तो फिर ये जुर्म नहीं, कयामत बन जाता है। जी हाँ, पेशावर के इलाके अरमड़ में पेश आने वाला एक वाकया सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि पूरे खानदान की तबाही की कहानी है। एक ऐसा खूनी खेल जिसने 6 जिंदगियां निगल ली और पीछे छोड़ गया सिर्फ चीखें, लाशें और खामोश सवाल। जी बिल्कुल, पेशावर में 19 मई को एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था जिसमें एक ही ख़ानदान के तकरीबन 6 अफराद जो है वो कत्ल हुए थे। तो उसमें पुलिस ने जो है कार्रवाई की है और 2 मुलज़िमान को हिरासत में लिया। इस वक्त मेरे साथ जो है वो SP सर्कल रज़ा मोहम्मद ख़ान मौजूद है। सदर सर्कल के जो रज़ा मोहम्मद ख़ान है वो मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि इसकी तफसील हमें बताएं कि क्या मतलब इस कार्रवाई में और कितने मुलज़िमान जो है गिरफ़्तार हुए और क्या कार्रवाई की गई है। आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो कार्रवाई की गई है तो ये किस तरह और मुलज़िमान तक रसाई कैसे मुमकिन हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि ये वाक़या बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और अंदोहनाक था, तो हमारे सीनियर अफसरान जो है उन्होंने फ़ौरी तौर पर इसका बहुत सख्त नोटिस लिया था। इसके लिए हमने टीम तश्कील की थी जिसकी सरबराही मैं ख़ुद कर रहा था। तो हमने जदीद साइंसी खतूत पर और ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम किया और मुलज़िमान तक रसाई मिली। तसव्वुर कीजिए, एक पूरा खानदान, माएँ, बच्चे, भाई, सब एक लम्हे में मिटा दिए जाएं। क्या ये हमारे मुआशरे की बदतरीन शक्ल नहीं है? ये नौजवान जिनके हाथों में कलम और ख्वाब होने चाहिए, वो क्लाशनकोफ थामे कत्ल पर आमादा हो जाते हैं। हम कैसे मुआशरे में जी रही हैं जहाँ शक की बुनियाद पर पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया जाता है? क्या हमारे तालीमी निज़ाम, हमारी तरबियत, हमारे इदारे मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं? क्या हम इस कदर बेहिस हो चुके हैं कि मरने वालों की चीखें अब हमें सुनाई नहीं देती? ये महज कत्ल नहीं, ये इंसानियत का ज़िबा होना था। ये मुलज़िमान जो थे ये आपस में क्या थे? ये मक़तूलीन और मुलज़िमान का आपस में तनाज़ा क्या था? मुलज़िमान जो तीनों मुलज़िमान जो FIR में चार्ज है, तो ये आपस में तीनों भाई हैं और एक इनका वालिद हैं। और ये जो मकतूल फ़रीक है, मकतूल फ़रीक का एक भाई है, ये उनका बेनोई है कातिल फ़रीक का। तो क्या वजह थी कि उन्होंने जो नहीं कत्ल किया? मुलज़िमान को ये शक था कि चूँकि मुलज़िमान की बहन की शादी इनके घर में हुई थी, इनके भाई पे, तो उनका ये ख्याल था कि हमारे इससे 3 दिन कबल इनकी बहन ने ख़ुदकशी की थी। तो उनका ये ख्याल था कि ये इन्होंने हमारी बहन को कत्ल के फांसी दी है। ये मुलज़िमान 2 गिरफ्तार हुए और जो तीसरा है उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कोशिश है? वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सुन लेंगे कि गिरफ्तार हो जाएगा। अब आइंदा जो है ना मज़ीद इसमें क्या तफ्तीश होगी सर? इसमें तो तकरीबन आलमोस्ट हमने आले कत्ल भी बरामद कर लिया है आज सुबह सवेरे।
اور مزید اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو جو بھی چیزیں تفتیش میں چونکہ چیزیں جو ہے وہ تو بعد میں سامنے آئیں گی تفتیش کے ساتھ, تو پھر اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ ایس پی سرکل کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی مزید تفتیش جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے اور مزید جو کارروائی ہے وہ بھی شروع کر دی گئی ہے. ناظرین, یہ سوال اب سب کے دل میں ہے. اگر ہر شخص خود فیصلہ کرے گا, خود سزا دے گا, تو پھر عدالتیں کس لیے ہیں؟ قانون کس لیے بنایا گیا ہے؟ کیا یہ وقت نہیں کہ ہم ایسے واقعات سے سیکھیں, اپنے اداروں کو مضبوط کریں, اپنے نوجوانوں کو تربیت دیں؟ ایسا نہ ہو کہ کل کسی اور کے گھر میں بھی ماں, بیٹی, بھائی اور بچے ایک ہی دن میں مار دیے جائیں اور ہم پھر صرف افسوس کرتے رہیں. یہ وقت محض گریہ کرنے کا نہیں بلکہ عمل کا ہے, کیونکہ اگر ہم نے اب کچھ نہ کیا تو اگلا وار شاید ہمارے دروازے پر ہو. ناظرین, جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ, نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلاتے رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, اندھیرے چاہے جتنے بھی گہرے ہوں, انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے. ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے, ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں, خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون, اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان پر عمل بھی کریں.